नमस्ते एवरीवन। बीपीएजी 172 यूनिट नंबर 1 वैश्वीकरण राज्य कोमा बाजार और नागरिक समाज की भूमिका, ग्लोबलाइजेशन, रोल ऑफ स्टेट, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी। तो दोस्तों एक और शानदार सब्जेक्ट इग्नू की तरफ से ये प्रोवाइड किया गया है हमें, और इस किताब के अंदर वो बहुत सारी चीजें सीखेंगे जो कि आज के फिलहाल के टाइम पर सीखनी जरूरी है, नॉलेज के लिए और करियर में आगे बढ़ने के लिए, एक अच्छी सोच के लिए। राइट। तो देखो, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से सब आप परिचित है। वैश्वीकरण क्या होता है? मतलब दुनिया के जो देश हैं व्यापार करने के लिए दूसरे देशों में कंपनी स्थापित करते हैं। एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में चले जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा मतलब दूसरे देशों की संस्कृति है, उसका प्रसार हो रहा है। दूसरे देशों को खाना अपन खा रहे हैं, दूसरे देशों की वस्तुएं यूज कर रहे हैं अपन, फैशन ट्रेंड्स। ये सब क्या है? ये वैश्वीकरण की एक प्रक्रिया है, ग्लोबलाइजेशन की। ठीक है, इतनी सारी कंपनियां देखते हो आप, एक ही प्रोडक्ट की आपको कम से कम 50 कंपनियां मिल जाएंगी। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट की जब शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हो तो एक ही प्रोडक्ट की आपको 50 कंपनियां मिल जाएंगी। ये सब कैसे संभव हुआ है? भारत के अंदर ये 1990 से पहले संभव नहीं था। ठीक है, तो पहले तो किराना की दुकान से ही खरीदते थे सारे। वहां पर तो लिमिटेड चॉइसेस होती थी साबुन की और तेल की, जितना भी सब कुछ है। लेकिन आज आज एक ही प्रोडक्ट की अपने को 50 कंपनियां मिल जाती है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? हाउ इज इट पॉसिबल? ड्यू टू वैश्वीकरण, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, या फिर इसको भूमंडलीकरण भी अपन कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके लिखते हैं अपन फटाफट से। वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या है? तो कैपिटल ए हेडिंग लगानी है अपने को, वैश्वीकरण। देखो हेडिंग में आपको बता देता हूं कैसे लगानी है। वैश्वीकरण, ठीक है। और इसको इंग्लिश में लिख लो ग्लोबलाइजेशन। इसका एक और नाम लिख लो भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण। और इसमें अपने को स्मॉल ए हेडिंग लगानी है, अर्थ इसका। ठीक है, क्या डेफिनेशन है मैं लिखता जाता हूं फटाफट से। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं कोमा समाजों तथा संस्कृतियों को। अगर ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ना तो अपने नोट्स जिंदगी भर अपने साथ में रखना, जो मैं आपको अभी लिखवा रहा हूं। आपको कहीं पर भी ग्लोबलाइजेशन के बारे में डेफिनेशन वगैरह कभी भी नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही शानदार ये इसके डेफिनेशन है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं कोमा समाजों तथा संस्कृतियों को तथा संस्कृतियों को संचार कोमा परिवहन तथा व्यापार के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से व्यापार के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से एकीकृत किया गया है या एकीकृत किया जा रहा है। सीमाहीन विश्व की परिकल्पना की जाती है।
यानी कि दो देशों के बीच में कोई बाउंड्री एक्चुअल में है ही नहीं। अगर आप इंग्लैंड के किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो क्या इंग्लैंड और भारत के बीच में जो सीमाएं हैं वो बाधक का काम कर रही हैं? क्या नहीं कर रही हैं? आप बात कर पा रहे हैं, आप दूसरे देश जा पा रहे हैं, दूसरे देश के सामान यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो एक बॉर्डरलेस पूरा जो वर्ल्ड है वो बन गया है ग्लोबलाइजेशन के कारण। लिखो आगे। तथा यह संपूर्ण विश्व को तथा यह संपूर्ण विश्व को वैश्विक गांव के रूप में देखता है। ग्लोबल विलेज, पूरा दुनिया ही एक गांव बन गया है के रूप में देखता है। नेक्स्ट पैरा चेंज कर लेना, पॉइंट मत लिखना, पैरा चेंज कर लो, सिर्फ लिखो इस प्रक्रिया से दुनिया में माल को लिख लो गुड्स, कोमा सेवाओं सर्विसेज, कोमा पूंजी की गति तेज हो गई है। कोमा पूंजी को कहते हैं कैपिटल। बार बार नहीं लिखूंगा मैं, इंग्लिश में लिख लो, समझ लो। पूंजी की गति तेज हो गई है, आहार एवं संस्कृति के मैकडोनाल्डवाद आहार एवं संस्कृति के मैकडोनाल्डवाद, इसको अंडरलाइन कर लेना। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड मैकडोनाल्ड वाद क्या है या मैकडोनाल्डाइजेशन क्या है। देखो, मैकडोनाल्ड एक बिवरेज कंपनी है अमेरिका की, ठीक है, जो कि कोल्ड ड्रिंक और जो बर्गर वगैरह है वो पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई करता है। ठीक है, ये फास्ट फूड फ्रेंचाइजी है। मैकडोनाल्ड क्या है? फास्ट फूड फ्रेंचाइजी है, जो कि दुनिया भर में इसके मतलब कंपनियां फैली हुई है मैकडोनाल्ड की। भारत के अंदर भी है, ठीक है, शॉपिंग मॉल के अंदर है। आप दिल्ली की सड़कों पे मैकडोनाल्ड्स के शॉप है वो देख देख पाते हैं। ठीक है, तो देखो, अमेरिका मैकडोनाल्डवाद एक विचारधारा है। इस विचारधारा के अंदर अमेरिका अपनी संस्कृति और अमेरिका अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया भर के अंदर भेजने का काम करती है। ठीक है, तो साइड में कहीं पे लिख लेना बॉक्स बना के, यह एक विचारधारा है। मैकडोनाल्डवाद लिखो, यह एक विचारधारा है। यह एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत अमेरिका पूरी दुनिया में, मैकडोनाल्डवाद क्या है ऊपर लिख लेना कहीं पे, यह एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत पूरी दुनिया में अमेरिका अपनी संस्कृति और अपने प्रोडक्ट का प्रसार कर रहा है, ठीक है, तो ये याद रखना, बढ़िया सा एक वर्ड है मैकडोनाल्डाइजेशन या मैकडोनाल्डवाद क्या होता है। कोमा उपभोक्ता की रुचि बढ़ना। अब देखो, आप शॉपिंग मॉल के अंदर जैसे कि एक शॉप लेने जाते हो, बाथ शॉप, तो गए तो थे एक शॉप के लिए, अब वहां पर आपको फेस वॉश भी दिख गया, ब्यूटी क्रीम्स भी दिख गए, वहां पे शैम्पू भी दिख गए, वहां पर कंडीशनर भी दिख गए, वहां पर परफ्यूम भी दिख गया। ठीक है, तो वहां पर अपना मन ललचा जाता है, एक सामान लेने जाते हैं और हमारा जो मन है वो कई सामानों को खरीदने का मन करता है। ठीक है, तो इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को कहते हैं अपन, अपना जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है।
या फिर अपन कह सकते हैं उपभोक्तावाद बढ़ रहा है। तो उपभोक्ता की रुचियां बढ़ना, कोमा सामूहिक शक्ति बढ़ना। सामूहिक शक्ति बढ़ना मतलब कुछ देश हैं जिन्होंने मिलकर के कुछ संगठन बना लिए हैं, जैसे कि नाटो वगैरह, अपनी शक्ति उन्होंने बढ़ा ली है। कोमा सामूहिक शक्ति बढ़ना, बढ़ना कोमा गरीबी में वृद्धि। फायदे के साथ में नुकसान भी है ग्लोबलाइजेशन के। ये एक नुकसान है इसका, गरीबी में वृद्धि। कोमा उदार लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार, कोमा उदार लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार वैश्वीकरण के युग में हमें देखने को मिल रहा है। वैश्वीकरण के युग में देखने को मिल रहा है। आगे लिखो, विद्वान हेलेनर के अनुसार वैश्वीकरण एक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत परिवहन कोमा संचार कोमा सूचना कोमा उन्नत प्रौद्योगिकीकरण समय व दूरी में कमी आई है। विश्व के एक हिस्से में लिए गए निर्णय दुनिया के अन्य हिस्से को प्रभावित करते हैं। आज के टाइम पर एक देश में क्या हो रहा है, इससे फर्क पड़ता है दुनिया के अनेक देशों को। विश्व के एक हिस्से में लिए गए निर्णय दुनिया के अन्य हिस्से को प्रभावित करते हैं। एक और स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखो, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कमीशन के अनुसार ग्लोबलाइजेशन क्या है। लिखो, यूरोपियन आयोग, ब्रैकेट में लिखना ईसी। इस प्रक्रिया में व्यापार में वस्तुओं कोमा पूंजी कोमा सेवा कोमा प्रौद्योगिकी का प्रवाह कोमा प्रौद्योगिकी का प्रवाह बढ़ा है। प्रौद्योगिकी का प्रवाह बढ़ा है। फलतः दुनिया के बाजारों में अंतः निर्भरता बढ़ गई है। अब आपने अर्थ लिख लिया है, वैश्वीकरण का मीनिंग लिख लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लिखो, एमरजेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन कहां से ये आता है, कैसे शुरुआत हुई, कब से हुई, किस देश से हुई, वो देखेंगे। वैश्वीकरण का उद्भव, देखो, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में हजारों सालों से हम सामान को बेचते आ रहे हैं दूसरे देशों को, जैसे कि जो दक्षिण भारत की जो काली मिर्च, जो मसाले थे, हाथी दांत, कीमती पत्थर, रेशम, ये सब अ, अरब के देशों में रोम तक बिकता था, ठीक है। और मैं बात करूं दोस्तों, रेशम मार्ग, सिल्क रूट, जिसका प्रसार चाइना, भारतीय उपमहाद्वीप, अरब के देश और फारस की खाड़ी और यूरोप,
इन देशों के अंदर फैला हुआ था रेशम मार्ग। आज से 2000 साल पहले की बात है। तो सामानों का एक्सचेंज होता था, ठीक है, वो सब क्या है, वैश्वीकरण ही तो है। और बाहर से कुछ लोग आए यहाँ पर, भारत में रहे यहाँ पर, ठीक है, व्यापार किया, कुछ लोगों ने तो परमानेंट ही सेटलमेंट कर लिया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये एक प्रोसेस है, ग्लोबलाइजेशन इसी को कहते हैं अपन। एग्जैक्ट कब चालू हुआ कह नहीं सकते। ऐसे तो सिंधु सभ्यता घाटी में भी लोग यहाँ के तांबा बेचा करते थे ईरान को, अफगानिस्तान को, ठीक है। तो 5000 साल पहले भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया ही चल रही थी। तो लिखो इसकी, वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई यह निश्चित रूप से पता लगाना कठिन है। लेकिन अपने को आधार तो मानना पड़ेगा, अपने को बातें तो चालू करनी पड़ेंगी कम से कम इस पर चर्चा करने के लिए। तो अपन एक विद्वान का नाम ले रहे हैं यहाँ पर, नायर। नायर एक विद्वान का नाम है। नायर के अनुसार, लिखो ऐसे डबल कोट स्टार्ट करके, मध्यकाल में वैश्वीकरण मध्यकाल में वैश्वीकरण यूरोप में क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय बाजार के रूप में, वैश्वीकरण यूरोप में क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार के रूप में प्रारंभ हुआ। तो देखो, मध्यकाल का मतलब 15वीं सदी की बात चल रही है। यूरोप के अंदर क्या चल रहा था, चर्च व्यवस्था खत्म हो चुकी थी। पोप व पादरी इनका कहना लोग नहीं मानते थे, ठीक है, राजा का भी नहीं मानते थे अब तो। और अब वहां पर राष्ट्रवाद पनप रहा था। जैसे राष्ट्रवाद पनपा यूरोप के अंदर, डिस्कवरी चालू हो गई, नए नए देशों में यूरोप के लोग जाने लगे और लोगों को गुलाम बनाने लगे, लोगों के इलाकों पर कब्जा करने लगे। और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की प्रक्रिया हमें दिखाई देने लगती है, और ये भी एक वैश्वीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। तो इसके अंदर लिखो, इसी पैरा में लिखना, साम्राज्यवाद कौमा उपनिवेशवाद कौमा औद्योगिकरण औद्योगिकरण के बाद वैश्वीकरण का विचार पूरी दुनिया भर में फैल गया। अब देखो नायर साहब और क्या कहते हैं, जब दुनिया के अंदर गेट बना, ठीक है, ये दरवाजा नहीं है, GATE नहीं, ये गेट है, ठीक है, ये 1947 में बना। और ये WTO बन गया था आपका 1995 के अंदर बना, ठीक है। पहले गेट बना था व्यापार के मकसद से, गेट के अंदर कुछ खामियां रह गई थी, और गेट को प्रतिस्थापित किया फिर WTO ने। इसके स्थान पे क्या आ गया, गेट की जगह WTO आ गया, ठीक है। तो नायर साहब कहते हैं कि गेट और WTO जैसे संस्थानों ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को और तेजी दी है, ठीक है। तो यही बात इसमें लिखेंगे अपन, इसी पैरा में लिखना, टैरिफ एवं ट्रेड पर सामान्य समझौता। टैरिफ क्या होता है दोस्तों, टैरिफ एक आयात कर होता है। लिख लेना, नहीं पता है तो पहले बता चुका हूं हजारों बार। टैरिफ एक आयात कर होता है। अगर दूसरे देश से कोई सामान है हमारे देश में आ रहा है, तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि आयात कर क्या लगेगा, वो टैरिफ कहलाता है, ठीक है।
दूसरे देश से सामान जब हमारे देश में आता है तो उस पर टैक्स लगाते हैं हम, उस टैक्स को कहते हैं टैरिफ। ठीक है, टैरिफ एंड ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार, पर सामान्य समझौता, इसको कहते हैं अपन GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तथा अब देखो, स्लेस लगाकर इसकी स्थापना वर्ष भी लिख लेना, ठीक है, और इसको रट लेना, 30 अक्टूबर 1947 को बना था ये। ठीक है, लागू तो बाद में हुआ था 1948 में, लेकिन बन 47 में गया था। आगे लिखो तथा, इसको अंडरलाइन कर लेना पूरे को, बढ़िया फैक्ट है। तथा विश्व व्यापार संगठन, इसमें भी लिखो ब्रैकेट चालू करके WTO स्लेश कब बनाए, 1 जनवरी 1995। की स्थापना के बाद वैश्वीकरण में तेजी आई। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, आप उसको स्टार लगाकर भी लिख सकते थे। दूसरा स्टार लगाओ, देखो एक स्कॉलर है रॉबर्टसन, उन्होंने वैश्वीकरण का इतिहास ही बांट दिया है। ठीक है, कि कब कब वैश्वीकरण कैसे फैला, तो लिखो रॉबर्टसन ने वैश्वीकरण के प्रसार के इतिहास को 5 भागों में बांटा है। पांच भागों में बांटा है। पहला लिखो इसके अंदर, फ्रॉम 1400 टू 1750 ईस्वी। ठीक है, ये पहला चरण है वैश्वीकरण का, है ना। तो इस दौरान दोस्तों यूरोप में जो चर्च व्यवस्था थी वो खत्म हो गई थी, यानी जो अंधविश्वास था लोगों का, लोग कुछ भी मान लेते थे धर्म के आधार पे, वो सब कुछ बंद हो गया था। क्योंकि इसमें जो चर्च के अंदर जो पोप रहता था उसके कुछ स्वार्थ थे, वो कुछ भी कहता था भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, वो लोग अंधे होकर फॉलो करते थे। ठीक है, तो उसके कारण लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, लोगों को वहां पे राइट्स और फ्रीडम नहीं मिल रहे थे, और सारा जो मजा है वो पोप और राजा और उसके जो सामंत थे वो लिया करते थे यूरोप में। तो वो सब कुछ खत्म हो गया, यूरोप में चर्च व्यवस्था की समाप्ति, चर्च व्यवस्था की समाप्ति, कोमा राष्ट्रवाद का आगमन, वहां पर राष्ट्रवाद का आगमन हुआ। रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग ये वैश्वीकरण का दूसरा स्टेज है, 1750 से लेकर 1875 ईस्वी। इसमें क्या हो रहा था, यूरोप में राष्ट्र राज्यों का निर्माण, अलग अलग देश बन गए थे, वेस्टफेलिया की संधि हो चुकी थी 1648 ईस्वी में। तो राष्ट्र राज्यों का निर्माण, कोमा विश्ववाद। दोस्तों विश्ववाद क्या होता है, पहले तो इसको इंग्लिश में लिखो फिर मैं समझाता हूँ। यूनिवर्सलिज्म, विश्ववाद का मतलब होता है बेटे जी, जब एक देश के अंदर मान लो कोई कानून बन गया, अगर वो कानून पूरे दुनिया भर के क्षेत्र में अगर माना जा रहा है, वो सब कहलाता है विश्ववाद। जैसे कि मानव अधिकार ह्यूमंस के कुछ बेसिक राइट्स हैं, जैसे कि फ्रीडम है, उसको कोई कैद नहीं कर सकता, उसको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, उसको कोई मार नहीं सकता। ठीक है, उसका संसाधनों पर बराबर हक है। तो विश्ववाद यही चीज है, यानी कि किसी एक इलाके के अंदर कोई बात लागू होती है वो पूरी दुनिया में लागू, उस चीज को कहते हैं यूनिवर्सलिज्म अर्थात विश्ववाद।
तो ये सब फैलने लगा। कोमा अंतरराष्ट्रवाद, इसका मतलब भी बताऊंगा। इंग्लिश में लिखो इंटरनेशनलिज्म। इंटरनेशनलिज्म इसका क्या मतलब है? देखो ध्यान से सुनो। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे देश हैं, ठीक है, तो ये देश एक जगह आ जाएंगे, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पे आ जाएंगे और किसी एक मुद्दे पर एक साथ काम करेंगे। जैसे कि बहुत सारे देश है दुनिया के अंदर, तो जब ये इकट्ठा हो जाते हैं और एक एक मकसद के लिए काम करते हैं, एक हित के लिए काम करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रवाद, इंटरनेशनलिज्म कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो लिख भी लो कहीं पर, मतलब भूल जाओ तो अंतरराष्ट्रवाद क्या होता है, साइड में ऐसे बॉक्स बना के लिख लेना। जब बहुत से देश एक साथ मिलकर, अंतरराष्ट्रवाद लिखो, जब बहुत से देश एक साथ मिलकर किसी एक सामान्य उद्देश्य हेतु काम करते हैं। जब बहुत से देश, वैसे तो इसकी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी तो उसमें भी समझ लेना। जब बहुत से देश एक साथ मिलकर किसी एक सामान्य उद्देश्य हेतु काम करते हैं, किसी एक सामान्य उद्देश्य हेतु काम करते हैं, तो इस चीज को क्या कहते हैं बेटा जी? अंतरराष्ट्रवाद कहते हैं। इसको कहीं पर बॉक्स बना के लिख लेना क्या होता है। विश्ववाद मैंने बता दिया है, जब, इसको भी लिख लेना, ठीक है। ये क्या है विश्ववाद? जब एक ही कानून पूरी दुनिया में लागू हो, जब एक ही कानून कोमा नियम पूरी दुनिया पर लागू हो, उस चीज को क्या कहते हैं? विश्ववाद, विश्ववाद कहते हैं, ठीक है। तो ये दो चरण हो गए अपना। तीसरा चरण लिखो, तीसरा चरण वैश्वीकरण का, इसमें लिखो संयुक्त राष्ट्र का गठन, कौमा तीसरी दुनिया का उद्भव, जिसमें मिस्र है, इंडोनेशिया है, भारत है, मलेशिया है, अफ्रीका है, ये तीसरी दुनिया के देश कहलाए। तीसरी दुनिया के देशों का उद्भव, कोमा शीत युद्ध के कारण समाजवादी या समाजवादी कोमा पूंजीवादी, समाजवादी व पूंजीवादी विचारों का प्रसार। ये है आपका, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये सब तो चौथे चरण में हो रहा था, यहाँ पे चौथा चरण लिख लो। तीसरा चरण लिखाता हूं मैं, चौथा चरण, तीसरा चरण है। ये साल भी आप चेंज करो, साल चेंज करो चौथे चरण की, 1925 से लेकर 1925 से लेकर 1969 ईस्वी, ठीक है। अब सही हो गया। और तीसरे में लिखो 1875 से लेकर 1925 तक। अब ठीक है, ये तीसरा चरण है, ये चौथा चरण है, ठीक है। तो थोड़ा सा सही कर लेना चीजों को। तीसरे में लिखो विश्व युद्ध हुए, विश्व युद्ध प्रथम हो गया। फिर अंतरराष्ट्रीय प्रवास, यानी कि दोस्तों माइग्रेशन है वो काफी ज्यादा देखा गया। एक देश के लोग दूसरे देशों में जाने लगे, शरणार्थी बन गए। कोमा गैर यूरोपीय विचारों का प्रसार,
कोमा गैर यूरोपीय विचारों का प्रसार। पांचवा चरण लिखो लास्ट, 1969 से 1992, 1969 है ये, 69 से 1992, इसमें लिखो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी व अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब एक्सप्लोरेशन, हमने स्पेस को एक्सप्लोर किया। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी व अन्वेषण, कोमा अन्वेषण कोमा वैश्विक जनसंचार माध्यमों का प्रसार, टेलीविजन है, टेलीग्राफ है, इंटरनेट, ये बढ़ता जा रहा था पांचवें चरण में। वैश्विक जनसंचार माध्यमों का प्रसार, ठीक है। अब देखो आपने 2 स्टार लिख लिए हैं, तीसरा स्टार ये बनाओ और ये 3 स्टार अपन याद करेंगे, ठीक है। तो लिखो 1950 और 90 के दशक में बर्लिन की दीवार का दहना, कोमा सोवियत संघ, कोमा सोवियत संघ के नेतृत्व वाले समाजवादी खेमे की हार, खेमा मतलब ग्रुप, समूह, कोमा पश्चिम आर्थिक उदारवाद की जीत के कारण, और पश्चिम के देश जीत गए थे, ठीक है, कैपिटलिज्म जीता, पश्चिम आर्थिक उदारवाद की जीत। जीत के कारण दुनिया में आर्थिक व दुनिया में आर्थिक व राजनीतिक विकास हुआ। इसने वैश्वीकरण को गति दी। इसने वैश्वीकरण को गति दी। फलतः दुनिया में वैश्वीकरण कोमा निजीकरण कोमा उदारीकरण, फलतः दुनिया में वैश्वीकरण कोमा निजीकरण कोमा उदारीकरण, उदारीकरण कोमा प्रौद्योगिकी का विकास, कोमा प्रौद्योगिकी का विकास, कोमा बैंकिंग प्रणालियों का विस्तार, कोमा व्यापार विनिमय दरों का उदारीकरण, कोमा व्यापार विनिमय दरों का उदारीकरण, उदारीकरण कोमा निवेश में वृद्धि, कोमा निवेश में वृद्धि, कोमा क्षेत्रीय कोमा क्षेत्रीय कंपनियों
में वृद्धि, कोमा बहुराष्ट्रीय कंपनियों व बहुराष्ट्रीय निगमों कोमा अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इनकी नंबर बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय गैर संगठनों की संख्या में इजाफा हुआ। ये अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, ठीक है, इसको इंग्लिश में भी कहीं पे लिख लेना INGO, यानी कि इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करना, पॉइंट चेंज नहीं करना, उसी स्टार में लिखना है अपने को। लिखो, विश्व के अनेक देशों ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने हेतु G7, G10, G20, G22 जैसे नए संगठन बनाए। ये तो सब पता ही है, 7 देश है G7 में, G10 में 10, G20 में अभी सम्मेलन हुआ है भारत के अंदर सक्सेसफुली, इसमें 20 देश से, G22 में 22 देश। ये नए संगठन बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना इन देशों का उद्देश्य था। अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर बने, व्यापार के नियम लचीले बनाए गए, वस्तुओं का आदान प्रदान है वो सुगमता से हो सके, इस हेतु ये रीजनल ग्रुप बनाए गए, राइट। इसी पैराग्राफ में लिखना है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया इंटरनेट कॉमा फैक्स वैश्वीकरण की प्रक्रिया इंटरनेट कॉमा फैक्स कॉमा टेलीग्राफ कॉमा टेलीफोन कॉमा कंप्यूटर जैसे संचार साधनों की वजहों से और ज्यादा तीव्र हो गई है, और ज्यादा तीव्र हो गई है, ठीक है। एक और पैराग्राफ चेंज कर लो, इसी स्टार में लिखना है अपने को, वैश्वीकरण के युग में व्यक्तिगत उदारवाद, वैश्वीकरण के युग में व्यक्तिगत उदारवाद, इंडिविजुअलाइज्ड लिबरलिज्म, यानी कि हर व्यक्ति है वो अपने लिए शिक्षा मांगता है, अपने लिए नौकरी मांगता है, अपने लिए आजादी मांगता है, स्वतंत्रता मांगता, अधिकार मांगता है ना। तो ये सब क्या कहलाता है, व्यक्तिगत उदारवाद, कोमा लोकतंत्र या फिर जनतंत्र या फिर डेमोक्रेसी, कोमा मानव अधिकार आंदोलन, मानव अधिकार आंदोलन, कोमा वैश्विक पर्यावरण पर समझौता, जैसे कि दोस्तों COP21 की बैठक याद है ना, फ्रांस के पेरिस सिटी में हुई थी, तो वो सब
क्या है? वैश्विक पर्यावरण पर समझौते हैं ये, जैसे कि बेसल कन्वेंशन है, रोटरडेम समझौता है, जो कि आपने एनवायरनमेंट में पढ़े होंगे। वैश्विक पर्यावरण पर समझौता, कोमा शांति तथा बहुपक्षीय समझौते। बहुपक्षीय का मैंने मतलब बता दिया था ना, बहुत सारे देश हैं वो एक उद्देश्य के लिए जब एक साथ आ जाएं तो इसको कहते हैं मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स तथा बहुपक्षीय समझौते। समझौते कोमा बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीआर मैं बता चुका हूं क्या चीज है, जैसे कि कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, आपकी एक कंपनी है तो आपकी कंपनी का नाम कोई और नहीं चुरा सकता। आपने कोई टेक्नोलॉजी बनाई है वो कोई और अपने नाम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इंग्लिश को इंग्लिश में लिख लो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी की स्पेलिंग सही से लिखना, प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर। जैसे विषय विश्व मंच पर वर्तमान में देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने वैश्वीकरण का अर्थ मैंने आपको बताया है, आप स्कॉलर के अनुसार लिख सकते हो, आप अपनी परिभाषा खुद भी लिख सकते हो, और कहाँ से ये स्टार्ट हुआ वैश्वीकरण वो मैंने आपको 2 पॉइंट करवा दिए हैं।